पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किया था और अभी भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो ही चल रहा है। और आज ये टॉपिक जो था रेशियो वो कंप्लीट होगा, फिर चलेगा हमारा प्रपोर्शन। ठीक है ना। तो 15 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि टोटल रेशियो का यदि केवल बात करें तो टोटल कितना सवाल हो गया? 20 सवाल हो गया। आसान से आसान और हार्ड से हार्ड सवाल सारा का सारा आपका इसमें कवर हो गया। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बावजूद यदि किसी सवाल में दिक्कत आ जाए तो आपको पता है आप क्लास में आके पूछ लेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ना है पहले, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप वाला क्वेश्चन है। तो वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत सबसे ज्यादा कहाँ आएगा आपको? सवाल को पढ़ने में। तो एक बार पहले पढ़िए फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा आपको। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। 2 numbers आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर हमारे पास है। दोनों नंबर किस रेशियो में है? 5:7 के रेशियो में है। ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 720, और जब दोनों नंबर को जोड़ा जाता है तो वो कितना आ जाता है? 720 यानी कि 720 आ जाता है। ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा 2 नंबर है हमारा जिसको जोड़ने पे कितना आ जाता है? 720 आ जाता है। लेकिन नंबर जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 5:7 के रेशियो में। सिंपल से समझिए, हमारे पास 2 नंबर है, वो दोनों नंबर किस रेशियो में है? 5:7 के फॉर्म में है। तो हकीकत वाला नंबर बताइए, एग्जैक्ट नंबर बताइए कि वो 2 नंबर हमारा कौन सा होगा जिसको जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। तो नहीं पता हम लोगों को। तो हमने आपको क्या बोला है पहले भी और आज भी बोल रहे हैं, जब भी किसी प्रकार का नंबर रेशियो वगैरह में रहे तो उसको क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स के साथ इंक्लूड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5x हो जाएगा, 7 है 7x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर बी 5x एंड 7x। ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन नंबर 16। let the numbers be 5x and 7x। तो हमारे पास कौन सा 2 नंबर हो गया? 5x और 7x। तो 2 नंबर हमारे पास हुआ। अब सवाल को आगे पढ़िए क्या बोला गया था। इफ द सम ऑफ द नंबर्स, जब उन दोनों नंबर को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 720 हो जाता है। तो क्या अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 5x + 7x = 720। बिल्कुल है ना। मतलब पहले ये बोला था कि हमारे पास 2 नंबर है, वो 2 नंबर हमारा कौन सा है, किस रेशियो में है? पहले 5:7 के रेशियो में है। तो जब इन 2 नंबर को हम जोड़ते हैं तो 720 आ जाता है। तो क्या आप केवल 5 और 7 को जोड़ देंगे? नहीं, 5x करना पड़ेगा और 7x करना पड़ेगा। फिर जब हम इन 2 नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए। सिंपल सा आपको दिख रहा है क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है ना। तो x का वैल्यू चलो 7 और 5 कितना? 12x = 720। हमको निकालना है x का वैल्यू। तो 720 को कितने से डिवाइड कर देंगे आप? 12 से। तो बताइए 12 के टेबल में 72 कितने बार में आता है? हाँ, अब समझ में आ गया। 12 के टेबल में 72 6 बार में आता है ना, और एक 0 है तो 0 देना पड़ेगा आपको। तो कितना आ गया? 60 आ गया। यानी कि x का वैल्यू 60। तो क्या हमारा आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया, अभी बस x का वैल्यू आया है हमारा। अब क्या बोला गया था कि वो 2 नंबर पता करो। तो पहला नंबर हमारा क्या माना हमने? 5x। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको हैंस फर्स्ट नंबर जो हमने क्या माना है? 5x माना है। तो 5 इंटू, अब x का वैल्यू हमें पुट कर दो, कितना? 60। तो कितना हो जाएगा? 300। यानी कि जो पहला नंबर है वो कितना है? 300 है। और दूसरा नंबर आपने क्या माना था बताओ जल्दी? 7x। तो उसका भी निकाल लेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 7x। 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकाला हमने अभी? 60। तो बताइए कितना हो जाएगा इसका? 420। बिल्कुल सही। अब जब आप इन 2 नंबर को जोड़ेंगे तो क्या 720 आएगा जैसे सवाल में बोला गया था?
अब एक बार पूरा कहानी समझ लो। देखो, केवल सवाल को बनाना बड़ी बात नहीं है, सवाल के चीज़ों को समझना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने सवाल बना लिया, लेकिन सवाल में क्या बोला गया था, क्या आपने निकाल दिया, वही नहीं समझ में आ रहा, तो क्या मतलब इसका? तो पहले समझ लो। सवाल में बोला गया था कि हमारे पास ना 2 नंबर है, वो 2 नंबर किस रेशियो में है? 5:7 के रेशियो में है। तो आपको एग्जैक्ट वो 2 नंबर निकालना है इस रेशियो का इस्तेमाल करके, जिस 2 नंबर को जोड़ने पे कितना आ जाए? 720 आ जाए। तो हमने इन दोनों रेशियो का इस्तेमाल किया कैसे? 5:7 है तो हमने क्या मान लिया वहां पे? 5x और 7x। तो बताइए क्या रेशियो का हमने इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया। 5:7 था तो हमने 5x और 7x मान लिया, रेशियो का भी इस्तेमाल हो गया। अब इस रेशियो का इस्तेमाल करके 2 नंबर हमको पता करना है, जिन दोनों नंबर को जोड़ने पे कितना आ जाए? 720 आ जाए। तो पहला नंबर हमारा कौन सा आया? 300 और दूसरा नंबर हमारा 420। अब आप जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। मतलब वो 2 नंबर हमारा कौन सा हुआ जिसको जोड़ने पे 720 आ गया? 300 और 420। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, द एजेज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 8:3। तो सबसे पहले बात तो आप यहाँ पे देखो कि 2 आदमी हमारा है, एक लड़का है मान लेते हैं राम, दूसरा का नाम है श्याम। इन दोनों का जो एज है ना वो किस रेशियो में दिया हुआ है? एज 8:3 के रेशियो में दिया हुआ है। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि राम का जो एज है वो 8 है, अभी हालांकि एग्जैक्ट नहीं है लेकिन समझने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 8:3 है, और जो पहला नाम आया वो किसका है? राम का। तो राम का 8 यानी कि राम के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे? 8, और श्याम के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे 3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो राम और श्याम का जो एज है वो 8:3 है। ओके, इतना तो हमको समझ में आ गया। आगे 6 इयर्स हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, फ्यूचर। तो यदि आपको लिखने का मन करे तो आप लिख लेना कि हैंस का मतलब क्या होता है? आफ्टर, या फिर लेटर, या फिर किसके बारे में बात कर रहा होता है? फ्यूचर के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर मतलब जो अभी आया नहीं है, आएगा। जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लो सब सही है, ठीक है ना। तो 6 ईयर हैंस का मतलब हुआ 6 साल के बाद देयर एजेज विल बी इन द रेशियो 9:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेज। तो एकदम ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल में बोला गया है कि राम और श्याम का जो अभी फिलहाल एज है ना वो 8:3 के रेशियो में है, ठीक है। तो अभी फिलहाल दोनों का एज कितना है? 8:3। 6 साल के बाद, आज से 6 साल के बाद दोनों का जो एज है वो किस रेशियो में बदल जाएगा? 9:4 के रेशियो में बदल जाएगा। तो बताइए कि दोनों का अभी फिलहाल प्रेजेंट एज कितना है? तो अभी तो फिलहाल बात करें तो रेशियो में दिया हुआ 8:3, लेकिन एग्जैक्ट नंबर में आपको निकालना है कि अभी फिलहाल दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या आपको पता है दोनों का प्रेजेंट एज कितना होगा? नहीं पता तो क्या मान लेंगे हम? एक्स के साथ इंक्लूड कर देंगे उसको। तो यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ राम एंड श्याम, चलो अलग अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे करना है इसका सॉल्यूशन नंबर 17, ऐसे कर लेंगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम बी, बताइए राम का जो रेशियो है वो कितना है? 8 है। तो हम क्या मान लेंगे कि लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राम बी कितना? 8x। तो हमने क्या मान लिया? राम के प्रेजेंट एज को 8x मान लिया। तो उसी प्रकार से श्याम का प्रेजेंट एज कितना मानना पड़ेगा? फिर हमको 3x मानना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ श्याम बी 3x। तो राम का हमने प्रेजेंट एज मान लिया 8x, श्याम का प्रेजेंट एज मान लिया हमने 3x। ओके, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, 6 साल के बाद दोनों का एज 6 साल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या बराबर ही रहेगा? बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि मैं यदि आपसे अभी कहूं कि यार देखो मेरा एज ना अभी 20 ईयर्स है, मान लो सपोज करो कि मेरा एज अभी 20 ईयर्स है, तो 6 साल के बाद मेरा एज क्या हो जाएगा? 26। यानी कि आपने मेरे प्रेजेंट एज में कितना, मेरा प्रेजेंट एज 20,
उसमें आपने 6 साल क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 26 हो जाएगा मेरा। तो आप बताइए आप कि प्रेजेंट एज जो राम का है वो 8x है, तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगा, 6 साल के बाद राम का एज कितना हो जाएगा, जैसे ऐसे समझो, मेरा अभी प्रेजेंट एज कितना बोला आपने, 20 ईयर्स, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 20 + 6 26, आपने 6 साल प्लस कर दिया, क्योंकि 6 साल के बारे क्योंकि 6 साल के बाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यदि राम का भी प्रेजेंट एज, अभी फिलहाल का एज राम का 8x है, तो 6 साल के बाद क्या हो जाएगा उसका एज, अरे नहीं, 8x + 6, आप कैसे ऐड कर सकते हैं उसको, दोनों अनलाइक टर्म है, ये 8x है और वो केवल 6 है, तो 8x + 6, समझ में आ रहा है बातें। तो 6 साल के बाद जो राम का एज है वो कितना हो जाएगा, 8x + 6। ये 8x मतलब क्या क्या बोलो, राम का प्रेजेंट एज है अभी फिलहाल, तो 6 साल के बाद कितना होगा इसका, इसी में ना 6 साल इंक्लूड हो जाएगा, तो 8x + 6 है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स, क्योंकि कितने साल के बारे में बात कहा गया है सवाल में, 6 साल के बाद लिखा हुआ तो है यहाँ पे, 6 ईयर्स हैंस मतलब 6 साल के बाद, तो आफ्टर 6 ईयर तो राम का एज कितना हो जाएगा, 8x + 6। तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देना थोड़ा अच्छा रहेगा, द एज ऑफ राम विल बी, कितना हो जाएगा 6 साल के बाद, 8x + 6 ईयर्स, यानी कि इतना साल हो जाएगा उसका उम्र। तो 6 साल के बाद राम का जो एज है वो 8x + 6 हो जाएगा। तो उसी तरीके से अब जरा फिर से बताइए सोच समझ के, तो फिर श्याम पे कितना होगा, 3x + 6, उसका भी तो यार 6 साल के बाद उम्र बढ़ेगा, ऐसा थोड़ी होगा कि राम का एज बढ़ गया श्याम का बढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम तो सबके लिए बराबर है। तो श्याम का भी जो एज है, द एज ऑफ श्याम विल बी 3x + 6 ईयर्स। तो राम का एज हो जाएगा 8x + 6 और श्याम का हो जाएगा 3x + 6। अब आइए अपने सवाल पे क्या बोला गया था, दोबारा देखो, बोला गया था कि द एजेस ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 8:3। राम और श्याम का जो एज है वो किस रेशियो में, 8:3 के रेशियो में। तो हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया अपने सवाल में, 8x और 3x। तो हमने मान लिया कि जो प्रेजेंट एज राम का है वो 8x है और श्याम का 3x है। अब बोला गया था 6 ईयर्स हैंड्स, यानी कि 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा, हमने दोनों को प्लस कर दिया 6, तो ये राम का हो जाएगा 8x + 6 और इसका हो जाएगा 3x + 6। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 6 साल के बाद दोनों का एज जो है ना वो किस रेशियो में बदल जाता है, 9:4 के रेशियो में बदल जाता है। सिंपल कहानी समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा मेन सवाल होगा स्टार्ट, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, ठीक है। तो अब बताइए क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 8x + 6 किसका है, राम का, डिवाइडेड बाई 3x + 6 इक्वल्स टू कितना रेशियो हो जाता है, 9:4। तो क्या हम 9/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये चीज हमारा क्या डिवाइड के फॉर्म में नहीं आएगा, जल्दी बताओ, बिल्कुल आएगा। क्यों डिवाइड के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये पहले किस में दिया हुआ था, रेशियो ही में तो था 8:3, इसी से तो निकाला ना हमने 8x + 6 वगैरह, तो ये रेशियो में था, तो ये चीज हमारा किस में आ सकता है, डिवाइड में, और ये वाला भी रेशियो में था तो हम उसको डिवाइड में ला सकते हैं, सिंपल। बस आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको बस आप सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे 8x + 6 को और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6, कितना हो जाएगा 32x, 2x + 24, इधर 27x, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 27x + 54, ठीक है। अब x वाला इधर लेकर आ जाओ, ये हमारा 32x - 27x हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हमारा 54 - 24। आगे बढ़िए, 32 में 27 को माइनस कर दो जल्दी से, 5x, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा 5x = 54 में 24 को माइनस कर दो, 30, कितना, सिंपल है। तो अब यहां से हमारा निकल जाएगा
x का वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6। क्या हमारा ये आंसर हो गया? नहीं, अभी तो केवल x का वैल्यू निकला है हमारा। अब आप निकालोगे प्रेजेंट एज किसका? राम और श्याम का। तो आपने राम का प्रेजेंट एज कितना माना था? 8x, तो 8 इंटू 6, और श्याम का माना था आपने 3x, तो 3 इंटू 6। तो यहां पे अब आप लिखेंगे कि हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राम इक्वल्स टू 8x, यानी कि 8 इंटू 6 यानी कि कितना ईयर्स? 48 ईयर्स। सिंपल। उसी प्रकार से प्रेजेंट एज किसका? प्रेजेंट एज ऑफ श्याम इक्वल्स टू आपने 3x माना था, तो 3 इंटू 6 यानी कि कितना साल? 18 ईयर्स, और यहाँ पे 48 ईयर्स। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सॉल्यूशन है वो पहले यहाँ से यहाँ लिखिएगा, उसके नीचे से कंटिन्यू करिएगा, ये चीज हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आया सबको? आगे बढ़े। तो अब बताइए, इस सवाल में राम का जो अभी फिलहाल एज है वो कितना है? 48 ईयर्स, और श्याम का अभी फिलहाल का एज कितना है? प्रेजेंट एज 18 ईयर्स। बस सिंपल है। आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से इसको, आगे बढ़ते हैं। आइए पहले हम लोग सवाल का डिस्कस कर लेते हैं 18, फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखो, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक क्या होता है? मेटल होता है। क्या है? दोनों मेटल है। इन एन अलॉय, अलॉय समझते हैं क्या होता है? अलॉय का मतलब समझो क्या होता है? गाड़ी के टायर के बीच में। अरे नहीं, वो अलग चीज है। अलॉय समझिए क्या होता है? जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मेटल को मिला के आपस में मिक्स करके एक नया सबस्टांस बनाते हैं, तो वही हमारा कहलाता है अलॉय। मान लीजिए, सपोज करिए कि ये हमारा क्या है? कॉपर है, और ये हमारा जिंक है। दोनों मेटल होते हैं, दोनों को हमने पिघलाया और दोनों को हमने आपस में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो नया सबस्टांस बनेगा ना, उसी को हम कहेंगे अलॉय। सिंपल है। तो फिर से समझो, अलॉय का मतलब होता है कि जब आप दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के मेटल को आपस में मिला के एक नया सबस्टांस बनाते हैं, वही हमारा कहलाता है अलॉय। तो एग्जांपल मान लो, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा जिंक है, दोनों को हमने पिघलाया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया आपस में, जो नया सबस्टांस हमारा बना, मान लो नया सबस्टांस हमारा ये वाला बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? अलॉय कहलाएगा। सिंपल। चलिए आइए तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। The ratio of copper and zinc in an alloy is 9:5। तो कॉपर को मिला के और जिंक को मिला के क्या बनाया गया? हमारा एक अलॉय बनाया गया। उस अलॉय में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो कितना है? 9:5। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अलॉय बनाया गया है, उस अलॉय में किन दो मेटल को मिक्स किया गया है? कॉपर और जिंक को। तो कॉपर का उसमें कितना रेशियो है? 9, और जिंक का कितना है? 5। ये कहानी समझ में आया? तो उस अलॉय में जो कॉपर का मात्रा है वो 9 है, और जो जिंक का मात्रा है वो 5 है। आप बोल सकते हैं 9:5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द अलॉय इज 48.6 ग्राम। अब उस अलॉय में अपने कॉपर भी मिलाया है, जिंक भी मिलाया है। अकेला केवल बात करें कॉपर का, तो वो कितना ग्राम है? 48.6 ग्राम है। ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रेशियो दिया हुआ है दोनों का, और ये वेट है केवल किसका? कॉपर का। तो फाइंड द वेट ऑफ द जिंक इन द अलॉय। तो आपको उस अलॉय में जिंक का वेट पता करना है। कॉपर का तो पता चल गया 48.6 है, तो जिंक का कितना होगा वही हम लोग इसमें पता करेंगे। आगे बढ़े, चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसको मिटा दे पहले। सॉल्यूशन नंबर 18। चलिए देखिए कैसे लिखना है, इसको थोड़ा समझना है बस आपको। सॉल्यूशन नंबर 18, बताइए। सबसे पहली बात तो कॉपर और जिंक का जो रेशियो दिया हुआ है वो 9:5 है, तो आप इसको क्या मानोगे? 9x और 5x। तो सिंपल कर लेंगे यहाँ पे कि द रेशियो, ऐसे कर लो, लेट द रेशियो
लेट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, लेट द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक बी 9x एंड कितना है 5x। तो हमने उस अलॉय में जो कॉपर और जिंक मिलाया है उन दोनों का जो रेशियो है हमने क्या मान लिया 9x और 5x मान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद अब आइए हमारे मेन सवाल पे। तो एक बार जरा देखो ध्यान से, वो 9x और 5x क्या है, हमारा रेशियो है ना, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइड के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम 9x बाई क्या लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू, तो ये 9x किसका रेशियो जरा बताना, कॉपर का या जिंक का, कॉपर का, और ये जिंक का, और हमारे सामने वेट किसका दिया गया है, कॉपर का, कॉपर का, कॉपर का। तो कॉपर वाले के सामने वेट किसका लिख दो, कॉपर का लिख दो। तो ये हमारा है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा 48.6 कॉपर का है। ठीक, और क्या जिंक का वेट दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जिंक ही मान लो या फिर एक्स, कुछ भी आप मान सकते हैं, जिंक। एक्स यहाँ पे पहले से है तो एक्स मत मानना, जिंक मान लो, क्या दिक्कत है। क्या कहानी समझ में आया, पहले एक बार पूरा समझ लो फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखो सिंपल बोला गया था कि हमारे पास जो अलॉय है उसमें कॉपर और जिंक दोनों मिलाया गया है, तो कॉपर का रेशियो 9 है और जिंक का रेशियो 5 है। तो हमने क्या मान लिया 9x और 5x, क्योंकि दोनों रेशियो में है हमारा, तो हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 9x बाई 5x हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे केवल कॉपर का वेट दिया हुआ था, तो हम कॉपर के रेशियो के सामने कॉपर का वेट लिख दिए हैं, बस और कुछ नहीं किए हैं। क्या जिंक का वही वेट दिया गया है क्या, नहीं, वही तो निकालना है हमको, तो इसके नीचे जिंक का जिंक रख देंगे क्योंकि दिया ही नहीं गया है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए। तो जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिंक से। कैसे होगा वो भी हम बता देते हैं, 9x इंटू जिंक, अभी लिख दो बस, जैसे होता है वैसे लिख देना है, इक्वल्स टू 48.6 इंटू कितना 5x। इतना समझ में आया सबको। आगे अब बताइए, ये 9x हमारा मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो इधर केवल क्या बचेगा, जिंक बचेगा। रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट, केवल जिंक बचेगा इधर। तो 48.6 इंटू 5x डिवाइडेड बाई कितना 9x। यहां तक समझ में आया सबको। पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट है, सिंपल है। ये हमारा 9 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपको पहले से पता है। देखो 48.6 ये हमारा अभी पॉइंट में है ना, इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि एक डिजिट के पहले बस पॉइंट है हमारा। तो इसको हम हटा देंगे तो क्या लिख देंगे 486 डिवाइडेड बाई 10, और ऊपर में पहले से हमारा 5x प्रेजेंट है वो तो रहेगा ही, और नीचे में भी 9x है तो वो भी तो रहेगा हमारा। इतना समझ में आया, मतलब जो चीज यहाँ पे है वो सब चीज यहाँ पे है, बस हमने इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, और कुछ नहीं। क्या इसमें समझने वाला है, सब कुछ तो वही है। 48.6 है, हमने पॉइंट को हटाया तो 486 बना, और एक पॉइंट को हटाना मतलब एक डिजिट के पहले पॉइंट था तो हमने यहाँ पे 10 दिया, और ये दोनों तो सेम ही है हमारा, सिंपल। तो अब x से x को कैंसिल करो, x कट गया। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये कट गया हमारा। उसके बाद 2 से आप इसको काट सकते हो कितने बार में 2 4 6 सॉरी 2 4 3 2 4 3, और 9 से पता करो क्या ये कटेगा 18, हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 9 के टेबल से इसको काटो, 9 3 जा 27, वो तो नहीं लगेगा, दो बार में लगाओ पहले, कितना 18, 24 में 18 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और 63 बन जाएगा। तो 9 के टेबल में 63 कितने बार में
है 7 पारा। कितना आ गया 27। तो जिंक का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 27। क्या 27 ग्राम। क्यों ग्राम? क्योंकि कॉपर का जो वेट था वो ग्राम में था, तो जिंक का भी किस में निकलेगा ग्राम में ही निकलेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 27 ग्राम और इसको ऐसे बॉक्स बना के घेर देना। कहानी समझ में आ गया सबको क्या था ये? तो वो जो अलॉय बनाया गया है जिसमें कॉपर और जिंक का इस्तेमाल किया गया है वो रेशियो में तो 9:5 है, लेकिन ग्राम का बात करें ग्राम में तो कॉपर है 48.6 ग्राम और जिंक है उस अलॉय में कितना 27 ग्राम। सिंपल। बस उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा वैसा ही है, बस समझते हैं ध्यान से। देखो क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 8:3। एक स्कूल है तो ऑब्वियस सी बात है लड़का भी होंगे लड़कियां भी होंगी, लड़के लड़कियां सभी हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। उनका जो रेशियो है वो 8:3 है। इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि सर बॉयज के लिए जो रेशियो इस्तेमाल हुआ है वो 8 और गर्ल्स के लिए 3। सिंपल। तो एक स्कूल में गर्ल्स बॉयज सब हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है 8:3। आगे, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स गर्ल्स बी 375 और गर्ल्स का नंबर केवल दिया हुआ है कितना 375। जैसा उसमें था ना कि जिंक का नहीं दिया गया था, बस कॉपर क्या दिया गया था, तो कॉपर वाले के सामने कॉपर वाला का वैल्यू लिखा हमने, तो यहाँ पे भी गर्ल्स के रेशियो के सामने गर्ल्स का वैल्यू लिखेंगे, बाकी बनेगा सेम तरीके से, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो बताइए फिर लड़के कितने हैं, तो लड़के का हम लोग नंबर निकाल देंगे। यहाँ पे शुरू करें। सॉल्यूशन नंबर 19। देखो सबसे पहले तो आप इसमें लेट कर लो, लेट द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 8x एंड 3x। ये 19 नंबर है। लेट द रेशियो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आपने रेशियो लिखा था ना, नंबर कर लो क्योंकि नंबर पूछा गया है ना। यहाँ पे भी रेशियो को कट कर लेना, ज्यादा अच्छा वर्ड क्या रहेगा इसके लिए, नंबर कर लो। लेट द नंबर ऑफ कॉपर एंड जिंक बी 9x एंड 5x। ये ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी कितना 8x एंड 3x। मतलब लड़कियों का, सॉरी पहले लड़कों का बात करते हैं। लड़कों का जो नंबर है वो 8x है और लड़कियों का नंबर 3x है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हमारा रेशियो में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ, 8x बाई 3x इक्वल्स टू किसका नंबर दिया हुआ हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी 375। किसका नंबर है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स के रेशियो के सामने गर्ल्स का वैल्यू आएगा। तो गर्ल्स का रेशियो कितना था 3x, 3x कहाँ है नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 375। तो ये रेशियो किसका है बताओ, 8x बॉयज का। क्या उसका नंबर दिया हुआ है, नहीं, वही तो निकलना है हमको। तो यहाँ पे क्या लिख दो, बॉयज लिख दो। अब आपको फिर से पता है क्या ये ऐसा ही सवाल नहीं बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, बस हो गया। फिर बनाइए इसको। अब आप क्या करोगे, 8x में मल्टीप्लाई करोगे 375 से और 3x में मल्टीप्लाई कर दोगे बॉयज से। ठीक है, तो 8x इंटू 375 डिवाइडेड बाई 3x इक्वल्स टू, इधर केवल क्या बचेगा, बॉयज बचेगा ना। बोलो जल्दी, हाँ या ना। सिंपल है। तो अब बताइए आप, x से x कट गया, सिंपल। और 3 से 375 कितने बार में कटेगा, एक बार में 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा इसका 15, 3 5 जा 15, 125। तो इधर बचा आपके पास 8 इंटू इधर हो गया हमारा 125 इक्वल्स टू बॉयज। अब 125 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 8 से। हाँ 1000, यानी कि 1000 इक्वल्स टू बॉयज। तो उस स्कूल में गर्ल्स का संख्या कितना है टोटल बताइए। अब कंक्लूजन निकालिए इस चैप्टर का, मतलब इस सवाल का।
गर्ल्स का संख्या 375 निकला था, वो तो दिया हुआ था पहले से, और बॉयज का टोटल नंबर अब कितना हो गया 1000। तो अब बताइए टोटल स्टूडेंट इस क्लास में इस स्कूल में कितने हैं? 1375। वो नहीं बोला गया है तो नहीं निकालेंगे हम लोग, बस बोला गया था कि बॉयज का नंबर निकालिए तो निकल गया, यही हमारा मेन चीज था। सिंपल है, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल भी हमारा ऐसा ही है, इसको एक बार पढ़िए, तब तक आप लोग क्या समझ में आया देख लो एक बार पढ़िए, क्या कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि नहीं? हो जाएगा, ट्राई करो, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन नंबर 20। देखिए पहले ध्यान से क्या बोला गया है वो समझना जरूरी है। पहले द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, यहां पे आपको दो चीज पता करना है, इनकम टू द सेविंग, क्या क्या निकला, इनकम सेविंग ऑफ अ फैमिली एज 11:2, मतलब कि एक फैमिली का जो इनकम है और जो सेविंग है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 11:2। इनकम का मतलब कमाना और सेविंग का मतलब बचाना, तो वो जितना कमाता है और जितना बचाता है उसका रेशियो दिया हुआ है 11:2। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सर वो कमाता है 11 और बचा लेता है कितना 2। सिंपल है ना। आगे इफ द सेविंग्स बी ₹2500, और केवल इसमें वैल्यू किसका दिया गया सेविंग का। क्या आपको नहीं लगता कि सवाल वैसा ही है? तो सेविंग का दिया गया है लेकिन इनकम का दिया गया है क्या? नहीं, तो इनकम के जगह पे हम क्या लिख देंगे बस इनकम, मतलब इनकम का रेशियो जहां पे होगा उसके बगल में इनकम लिख देंगे क्योंकि वो दिया ही नहीं गया है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द इनकम, पहले तो इनकम ही निकालना है क्योंकि सेविंग तो दिया हुआ है पहले से, तो इनकम निकालना है वो हम लोग निकाल लेंगे। एक चीज में एक एक्स्ट्रा निकालना है एक्सपेंडिचर, तो ये क्या होता है हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इतना तो कर लें, है ना। पहले आप क्या करोगे कि लेट द इनकम एंड सेविंग बी 11x एंड 2x। सिंपल है, तो पहले लिखिए लेट द इनकम एंड सेविंग, लेट द इनकम एंड सेविंग्स, let the income and savings be 11x and 2x। फिर से वही बात, यदि ये रेशियो में है तो हम इसको फ्रैक्शन में आराम से लिख सकते हैं, तो यहां पे हमारा आ जाएगा अब 11x/2x। तो अब बताइए ऊपर में जो आपको 11 दिख रहा है वो किसका है, इनकम का या सेविंग का? इनकम का है, तो इनकम के जगह पे ये इनकम का रेशियो है, तो इनकम के जगह पे इनकम लिख देंगे क्योंकि वो नहीं दिया हुआ है, वही तो निकालना है ना पहले हमारा। और सेविंग के जगह पे क्या लिखेंगे 2500। मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है, इनकम मान लो, कोई कुछ भी मानो सब सही है। और इनकम के जगह पे सेविंग के जगह पे लिख देंगे 2500। अब आपको पता है क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो करिए 11x को आप मल्टीप्लाई करोगे 2500 से और 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम से, सही है। 11x इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू केवल क्या बचेगा इधर हमारा इनकम बचेगा। सिंपल, तो यहां पे देख लो आप जल्दी से, ये हमारा x से x कैंसिल हो गया और 2 से 2500 जब काटेंगे आप तो कितना आएगा 1250। सिंपल है, तो 1250 आ गया। तो अब यहाँ पे 11 इंटू 1250 इक्वल्स टू इनकम। आगे इसको अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 1250 को 11 से, 1 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 521, फिर 0521, तो 05731, यानी कि 13750 इक्वल्स टू इनकम। कहानी समझ में आया पूरा? जल्दी बताइए। बिल्कुल। तो अब आइए थोड़ा सा हम लोग अपने मेन सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या बोला गया था? सवाल में बोला गया था कि देखो भाई, एक फैमिली है,
जिसका इनकम का और सेविंग का मतलब कमाने का और बचाने का जो रेशियो है वो 11:2 दिया हुआ है, जिसमें प्रॉपर जो बचा लेता है ना वो बचा लेता है 2500। तो बताओ फिर वो कमा कितना रहा है, तो कितना कमा रहा है वो 13,750 रुपये वो कमा रहा है। अब जरा समझिए ध्यान से, टोटल वो कमा रहा है इतना, बचा ले रहा है 2,500। तो बताओ अब हमारा जो बीच का पैसा बचा वो क्या कर ले रहा है, उसको खर्च कर ले रहा है। मतलब कमा रहा है इतना, बचा ले रहा है इतना, तो जो बचा वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है ना। तो अब खर्च नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे जरा हमको बताओ। वो भी सही है, वो भी सही है। तो इसको ऐसे निकाल लो, एक्सपेंडिचर यहाँ पे आ जाओ। क्या निकालना है हमको, एक्सपेंडिचर ना, कि वो खर्चा कितना करता है। तो यहाँ पे आप लिख लो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम माइनस क्या, सेविंग। ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले को ना आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर बॉक्स में गिर लीजिएगा। मतलब यदि आप जैसे समझो, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहाँ होता है, बड़े क्लास में भी होता है, लेकिन समझिए इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है। मान लीजिए आप कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ सेव कर ले रहे हैं, तो बताओ फिर आप खर्चा कितना कर रहे हैं। तो खर्चा निकालने का यानी कि एक्सपेंडिचर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस सेविंग। आप कितना कमा रहे हैं और कितना आप बचा रहे हैं, माइनस कर देंगे दोनों को, तो जो निकलेगा वही हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सा है, इनकम कितना कमा ले रहे हैं आप, 13,750 रुपीज आप कमा ले रहे हैं, जिसमें से आप बचा कितना ले रहे हैं, 2,500 रुपीज आप बचा ले रहे हैं। तो खर्चा कितना कर रहे हैं आप, माइनस करिए जल्दी से। देखो जीरो में तो जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा, 5 में जीरो तो 5, 7 में 5, 2, 3 में 2, 1 और 1, बिल्कुल। यानी कि 11,250 रुपीज वो खर्च करता है, 2,500 वो बचा लेता है। तो वो टोटल कमा कितना रहा है फिर, 13,750 रुपये कमा रहा है। सिंपल समझो, 13,750 रुपये वो कमा रहा है, 11,250 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। तो जो बचा वो क्या करेगा, वो सेविंग करेगा, सेव कर लेगा। तो 2,500 वो सेव कर ले रहा है। तो इसमें इनकम पूछा गया था, हमने वो भी निकाल दिया। एक्सपेंडिचर पूछा गया, वो भी हमने निकाल दिया, बस काम खत्म। तो जल्दी से इसको लिखिए। और इस तरीके से आपने टोटल रेशियो के अंदर कितना सवाल बना लिया, 20 सवाल। और इससे इतना करने के बाद इस 20 सवाल को आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार कम से कम पलट के देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। तो आपका 95% जो सवाल है आपके बुक का बन जाएगा। 5% सवाल में जो डाउट होगा, होना ही है डाउट, वो तो पक्का है डाउट होगा, क्योंकि 100% कोई भी सवाल नहीं बनता जल्दी, है ना। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम आपको एक्सरसाइज दें और पूरा बन जाए। बन जाए तो बहुत बढ़िया, ना बने तो डाउट रहेगा, ऑब्वियस ही बात रहेगा। तो क्लास में आके कल आप लोग पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर देंगे। तो यहीं पे हमारा जो पहला था रेशियो वो कंप्लीट हुआ। अब चलेगा इसका सेकेंड पार्ट, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के बाद फिर माना जाएगा कि हमारा पहला जो था चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन वो खत्म हुआ। तो पहले चैप्टर में अभी बस हम आधा खत्म किए हैं, क्या, रेशियो। अब कल से प्रपोर्शन चलेगा, प्रपोर्शन खत्म होगा तब माना जाएगा कि रेशियो और प्रपोर्शन दोनों खत्म हुआ, पहला चैप्टर खत्म हुआ। कंपेयरिंग क्वांटिटी का पहला चैप्टर खत्म। फिर चलेंगे हम लोग किस पे, यूनिटरी मेथड पे। सिंपल है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने कहा था कि चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग प्रपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।